नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। एक फिल्मी गाना है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन आज इंसान हिंदू और मुसलमान में बंट गया है, और इस कदर बंट गया कि एक बयान पर सड़कें पत्थरों से पट जाती हैं, साजिशों के हथियार कई शहरों में हिंसा फैलाने लगते हैं, बच्चों को नफरत का औजार बना दिया जाता है। पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिस तरह देश के अलग अलग शहरों में हिंसा हुई, पत्थर चले, उत्पात हुआ, उसके बाद सवाल है कि देश कट्टरता से चलेगा या संविधान से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पिछले शुक्रवार का सूरज कई शहरों में हिंसा का अंधेरा लेकर डूबा, तो अगले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद क्या होगा। ऐसा इसलिए कि एक मौलाना ने अगले जुमे को भी प्रदर्शन की धमकी दी है। आज मैं यह भी बताऊंगा कि बुलडोजर सिर्फ पत्थर चलाने वालों के घरों पर चल रहे हैं, कानून तोड़ने वालों पर चल रहे हैं, या कानून व्यवस्था भी उस बुलडोजर के नीचे आ रहा है। और आप यह भी जानेंगे कि जनता के बुनियादी सवालों पर कुंभकर्णी निद्रा में डूब जाने वाले कांग्रेसी नेता अपने आला कमान या कहें कि नेहरू गांधी परिवार के लिए ही सड़कों पर क्यों उतरते हैं। पिछले 2 शुक्रवार से जुमे की नमाज के बाद हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को इतने से संतोष नहीं, इसीलिए वो अगले जुमे को भी विरोध प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है कि अगले जुमे को भी विरोध प्रदर्शन की बात क्यों की जा रही है। आपके सामने ये तमाम विकल्प हैं। ऑप्शन ए, पैगंबर साहब के सम्मान के लिए। ऑप्शन बी, माहौल बिगाड़ने के लिए। ऑप्शन सी है राजनीति चमकाने के लिए। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। हर हिंसा की आग के पीछे एक चिंगारी होती है। पिछले जुमे को देश के तमाम शहरों में हिंसा फैली तो इसीलिए कि तमाम धर्म गुरुओं ने भड़काऊ भाषण दिया, लोगों को भड़काया गया, और उसका अंजाम यह हुआ कि कईयों के घर टूटे, कई सलाखों के पीछे पहुंच गए, और अब तक सिर्फ यूपी में ही 333 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं से सबक लेने की जगह भड़काने वाले नेता और धर्मगुरु अगले जुमे को विरोध प्रदर्शन की धमकी देने लगे हैं। तो क्या अगले जुमे यानी 17 तारीख को भी हिंसा की तैयारी हो रही है? जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 3 जून कानपुर में हिंसा। आगे से रोकिए। 10 जून कई शहरों में दंगा। और अब 17 जून को क्या होगा? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि खुद को मुस्लिम धर्मगुरु कहने वाले तौकीर रजा का ये बयान इस सवाल में चिंगारी फूंक रहा है। मैंने अपने 10 तारीख का प्रोग्राम मुलतवी करके उसको 17 कर दिया। 1 हफ्ता मैंने उसको आगे बढ़ा दिया। मौलाना के इस बयान में तेवर नहीं है, लेकिन जहर ऐसा है कि असर कुछ दिन बाद होता है। लग ऐसा रहा है कि अगले शुक्रवार का प्लॉट तैयार किया जा रहा है, इसीलिए जानबूझकर जुमे का दिन चुना गया है ताकि भीड़ की भावनाओं को भुनाया जा सके। हमारे आस्थाओं को ठेस पहुंचाया, हम उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, तो उनकी आस्था का भी एहतराम हमें करना चाहिए। तो मैंने अपने 10 तारीख का प्रोग्राम मुलतवी करके उसको 17 कर दिया। तौकीर रजा की जुबान खुलती नहीं कि देश में आग लग जाती है। रजा ने 5 जून को ऐलान किया था कि वो 10 जून को धरना देंगे, और इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन प्रयागराज से लेकर रांची तक आग लग गई, और अब इन्होंने अगले जुमे का एडवांस प्लान बना लिया है। और अभी सरकार का काम बाकी है, सरकार को अपना काम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ 10 तारीख में अभी कई दिन है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे प्रोग्राम में कहीं कोई ऊंच नीच होती है तो उसका मैं जिम्मेदार हूं। मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा अपनी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो, या पकड़ के जेल में डाल सकते हो। हम उसके लिए तैयार हैं। तौकीर रजा का बयान उस मजहबी भीड़ को चाबी भरने जैसा है जिसके एक हाथ में पत्थर और दूसरे में पेट्रोल बम है। उसके बाद क्या होता है ये देश 2 जुमे से देख रहा है।
ऐसी हिंसाओं पर लगाम लगाने के लिए जब सरकार बुलडोजर चलाती है तो कुछ लोगों का कलेजा दर्द से फटने लगता है और उन्हीं कुछ लोगों में से एक नाम है ओवैसी का, जो जहां भी जा रहे हैं छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे हैं। हमारा घर तोड़ दिया तुमने, तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। नहीं, पत्थर फेंकने वालों पर पुलिस की कार्रवाई हुई तो ओवैसी अचानक संविधान से उतर मजहब के मसीहा बनने लगे और तब पुलिस की गोली से मरे लड़कों को शहीद बताने लगे। बताओ, झारखंड में 2 मुस्लिम बच्चों को गोली मार दी गई, ये बच्चों को गोली मारेंगे आप? बताओ, झारखंड की हुकूमत जो कांग्रेस की सरकार है, जीएमएम की सरकार है, 2 बच्चों को गोली मार दिए। ये नहीं होता था अगर देश के प्रधानमंत्री एक्शन ले लेते। हिंदुस्तान की आत्मा में धर्मनिरपेक्षता घुली है, सेक्युलर सोच हमारे खून में दौड़ती है, लेकिन सुविधा के मुताबिक कभी सेकुलर हो जाना, कभी मौलवी बन जाना ओवैसी की फितरत है। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा गलत कहा, लेकिन ओवैसी की पार्टी के एक सांसद तो नुपुर को बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाने लगे। ओवैसी यहाँ संविधान की आड़ में छुप जाते हैं और अपने सांसद के संविधान तोड़ने वाले बयान पर लीपापोती करने लगते हैं कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए, केस रजिस्टर है, पुलिस को तहकीकात करके उनको जेल को भिजाइए और जो आईपीसी और सीआरपीसी के कानून के तहत कोर्ट के जरिए से कोर्ट का फैसला होगा तो उनको सजा मिलनी चाहिए। फिर ओवैसी साहब से ये भी सवाल होगा कि कानून को अपने पत्थरों से लहूलुहान करने वालों पर कार्रवाई होती है तो वो क्यों तिल मिलाने लगते हैं? संविधान तो तौकीर रजा जैसे लोगों को भड़काने की इजाजत भी नहीं देता, लेकिन ओवैसी के कानों तक तौकीर रजा के बयान नहीं जाते, सेलेक्टिव सुनने की आदत जो हो गई है। अब आज का सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस जुमे की नमाज के बाद लबों पर दुआ होनी चाहिए, हाथों में शांति के लिए की गई दुआओं का असर होना चाहिए, उन हाथों में पत्थर कैसे आ जाते हैं? फिर एक जगह नहीं बल्कि शहर दर शहर पत्थर, प्रयागराज से लेकर सहारनपुर और रांची तक पत्थर, और तो और बच्चों तक को इस पत्थरबाजी जैसे खौफनाक काम में धकेल दिया जाता है। पिछले जुमे को जो हिंसा हुई उसमें खून खराबे की स्थिति बनाने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, किन्हें साजिश के टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया गया, अब आप उन सब को समझ लीजिए। पहला हथियार तो पत्थर ही है, प्रयागराज से लेकर दूसरी तमाम जगहों पर पत्थरबाजी हुई। दूसरा हथियार पेट्रोल बम है जिसका जिक्र प्रयागराज में हुई हिंसा में आया। तीसरा हथियार पोस्टर है। आपको एक बात बता दूं कि रांची में पिछले जुमे की नमाज से एक दिन पहले रात में ही बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पोस्टर बांटे गए थे। उन पोस्टरों में जुमे की नमाज के वक्त इकट्ठा होने की बात थी। चौथा हथियार तो बच्चों को बनाया गया। बच्चों के हाथों में कलम और किताब की जगह पत्थर पकड़ाना एक खतरनाक भविष्य का लक्षण है। पांचवा हथियार नकाब को बनाया गया। कई जगहों पर नकाब बांटे गए ताकि हिंसा फैलाने वालों के चेहरे बेनकाब ना होने पाए। और छठा हथियार पैसा है। यूपी से, यूपी के कई शहरों में नहीं बल्कि रांची तक फंडिंग की खबरें आ रही हैं। और सातवां हथियार तो मौलानाओं के वो बयान हैं जिन्होंने मामले को ठंडा करने की जगह और गरमा दिया। तो ये वो हथियार हैं जिनके जरिए हिंसा के टूल बने। लेकिन देश के तमाम शहरों में हो रही हिंसा क्या महज संयोग है या फिर इसके जरिए कोई प्रयोग किया जा रहा है? यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे। 10 तारीख को हुई हिंसा को 77 घंटे गुजर चुके हैं और अलग अलग शहरों से साजिश की 7 कहानियां सामने आई हैं। तो सवाल यह है, हर शहर में हुई हिंसा की घटनाओं का केंद्र एक ही तो नहीं है,
आपको दिखाते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तारीख 10 जून, दिन शुक्रवार। साजिश की कहानी नंबर 1। प्रयागराज में 10 जून को जो हिंसा हुई उसका मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ बम पुलिस के कब्जे में है। पर्दे के पीछे 10 लोगों ने प्रयागराज हिंसा की साजिश रची थी और उसमें से एक था अटाला मस्जिद का पेश इमाम अली अहमद। अली अहमद ने ही लोगों को हिंसा के लिए उकसाया, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। साजिश की कहानी नंबर 2। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज में हिंसा के लिए भाड़े पर बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। हिंसा से पहले नाश्ते का इंतजाम भी था। सूत्रों की माने तो नमाज से पहले खुलदाबाद के एक पेट्रोल पंप में बड़ी संख्या में बाइक सवार भी पहुंचे थे। इनमें से एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल था। पुलिस को यह आशंका है कि कहीं यही वो उपद्रवी तो नहीं है जिन्हें भाड़े पर बुलाया गया था। दरअसल यह आशंका इसलिए भी है क्योंकि मुस्तफा कॉम्प्लेक्स के आसपास नमाज के बाद अचानक भीड़ तेजी से जुटी थी और इसमें कई नए चेहरे भी थे। साजिश की कहानी नंबर 3। सहारनपुर में भीड़ को भड़काते हुए इन 2 युवकों को देखिए। 18 साल का मुजम्मिल नमाज खत्म होने के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर लोगों को भड़का रहा है। अब इस दूसरे शख्स को देखिए। इसका नाम है सलमान। इस पर आरोप है कि इसने जुमे के दिन भड़काने वाले पोस्टर छपवाए और खुद ही दीवारों पर चिपकाए। हाथ में उनके झंडे थे, कुछ के हाथ में पोस्टर्स थे, उसको लेके नारा लगाते हुए गए हैं। इसके बाद करीब 1 किलोमीटर जाके घंटाघर से फिर ये वापस आए हैं। वापस आते समय उनमें से कुछ तत्वों द्वारा दुकानों में बदमाशी करने का प्रयास किया गया, जहां पे बावजूद पुलिस ने उनको खदेड़ दिया है। साजिश की कहानी नंबर 5। रांची में हुई हिंसा में भी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। ये बात सामने आई है कि हिंसा के पहले 1 दर्जन लोग सहारनपुर से आकर यहाँ रह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक घटना वाले दिन जब एकरा मस्जिद से भीड़ नारे लगाते हुए निकली तो एक गली में 80 से 90 मुस्लिम युवक जमा थे। यहाँ उन्हें चेहरा ढकने के लिए नकाब और रुमाल बांटे जा रहे थे। बाद में यही लोग भीड़ में शामिल हो गए। जानकारी के मुताबिक इन्हीं लोगों ने सबसे पहले पत्थर चलाए। पुलिस को शक है कि सहारनपुर से आए लोगों ने इन युवकों को भड़काया। रुमाल और नकाब भी इन्हीं लोगों ने बंटवाए। पुलिस खुलकर तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन हिंसा के पीछे साजिश की आशंका उसे भी है। 25 FIR दर्ज हुए हैं। उसमें कई FIR हैं नेम्ड है, कई FIR अननेम्ड है। CCTV फुटेज सभी जगह का कलेक्ट किया गया है। उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। साजिश की कहानी नंबर 6। सोशल मीडिया में रांची का ये वायरल वीडियो साजिश की नई थ्योरी बयां कर रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग हनुमान मंदिर में पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये साजिश उनकी सरकार गिराने की थी। जो यहाँ पर चीजें घटित हुई, ये साधारण चीज नहीं हो सकता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बदजुबानी है, चाहे समाज में जहर घोलने का जो काम लगातार किया जा रहा है एक विशेष पक्ष के द्वारा, एक विशेष धर्म को लेकर, उसकी परिणति है। साजिश की कहानी नंबर 7। साजिश की ये थ्योरी जुड़ी है कानपुर की हिंसा से, जहां आरोपी हयात जफर हाशमी से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि कानपुर का बिल्डर हाजी वसी उसकी फंडिंग कर रहा था। कानपुर हो, प्रयागराज हो, सहारनपुर हो, रांची हो या फिर बंगाल, हर जगह एक फैक्टर कॉमन है और वो है जुमे का दिन बाहर से आए लोग, नकाब और फंडिंग, यानी कोशिश देश के अमन को आग लगाने की है। जब इंसान नफरत और मनमुटाव में संवेदना खो देता है, वो खुद पत्थर बन जाता है। फिर उसके हाथों से उठा पत्थर समाज के भाईचारे को लहूलुहान करने लगता है। 1987 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद हालात बदले। चुनाव में धांधली को लेकर पहली बार वहां के युवाओं के हाथों में पत्थर पकड़ाया गया। कौन जानता था कि उन पत्थरों के पीछे
घाटी में आतंकवाद आने वाला है? करीब 21 साल बाद 2009 में जब वन विभाग की 800 कनाल जमीन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को सौंपी गई तो गुलाम नबी आजाद की सरकार को समर्थन देने वाली पीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया। तब विरोध में जब पत्थर चले तो वो पत्थरबाजी धीरे धीरे घाटी में विरोध प्रदर्शन का प्रतीक बनने लगा, जिसने 10 साल के भीतर बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया। 2010 में कुपवाड़ा में 3 युवकों के फर्जी एनकाउंटर का आरोप सेना पर लगा। इसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं और बढ़ी। पहली बार 10 साल के बच्चे के हाथों में पत्थर पकड़ाया गया। 2016 में आतंकवाद का पोस्टर बॉय बुरहान वानी मारा गया तो पत्थरबाजी तेज हुई। तभी यह जानकारी भी आई कि पत्थरबाजों को टेरर फंडिंग होती है। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए तो यहां भी पत्थरबाजी नागरिकता कानून पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हुआ। और अब नुपुर शर्मा के बयान पर मचे बवाल के बीच पत्थरबाजी तेज हो गई है। पत्थर चलना कभी संयोग होता है तो कभी प्रयोग भी होता है, और खासकर राजनीति में पत्थर भी सत्ता तक पहुंचने के पुल बन जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नाक पर भी लगा था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो विपक्ष ने कहा कि ये तो गूंगी गुड़िया हैं। उसके 1 साल बाद फरवरी 1967 में लोकसभा चुनाव का प्रचार करने वो ओडिशा गई थी। भुवनेश्वर में जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, कहा यह जाता है कि ओडिशा स्वतंत्र पार्टी के कुछ शरारती तत्वों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मंच पर बैठे नेता इंदिरा गांधी से भाषण खत्म करने की गुजारिश करते रहे, लेकिन वो रुकी नहीं। तभी एक पत्थर उनकी नाक पर लगा, खून बहने लगा। इंदिरा गांधी ने दोनों हाथों से खून पोंछा, लेकिन बोलना जारी रखा। बाद में उनके नाक की सर्जरी तक करानी पड़ी। उस टूटी हुई नाक से इंदिरा की सत्ता की धमक वाली नाक और ऊंची हो गई, लेकिन विदेश में काम करते हुए अपने देश के खिलाफ बोलने से किसी की नाक ऊंची नहीं होती। अब आप देखिए, कुवैत ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भारत सरकार से अपना विरोध जताया तो वहां रह रहे कुछ भारतीय मुसलमानों को लगा वो भी हमारे यहां के कुछ लोगों की तरह प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भी जुट गए, लेकिन इन सब पर कुवैत सरकार ने ऐसी सख्ती की कि ये कहीं के ना रहे। कुवैत सरकार की कार्रवाई बताती है कि आप भावनाओं में बहकर कायदे कानूनों का अतिक्रमण बिल्कुल ना करें। 50-50 कोस दूर इलाकों में भी जब कोई बदमाश अपराध करने की सोचता है, उसके साथी समझाते हैं कि ये ख्याल छोड़ दो, नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा। इसी तरह के और भी कई मीम हैं जिनसे सोशल मीडिया पटा पड़ा है, क्योंकि यूपी का बुलडोजर मॉडल हिट है। लेकिन सवाल यह कि किसी के मकान पर बुलडोजर चढ़ा देने से न्याय हो जाता है? क्या कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाने के लिए खुद प्रशासन कानून तोड़ रहा है? प्रयागराज की सांप्रदायिक हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप का घर बुलडोजर से जमींदोज हो गया तो यही सवाल उठ रहा है। अब हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर कैसे ये सवाल खड़े हुए और क्यों हुए। दरअसल ये जो बुलडोजर वाला प्रयोग है, इसका भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा पिछले चुनाव में हुआ। आपको याद होगा किस तरीके से इसे सुशासन के प्रयोग के तौर पर रखा गया था। सुशासन की तस्वीर के तौर पर इसे दिखाने का प्रयास किया गया था पिछले चुनाव में, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को वोट के संदर्भ में भी हुआ था। और आइए अब बात करते हैं कांग्रेस की। दिल्ली के लुटियन जोन में आज हर तरफ कांग्रेसी ही कांग्रेसी नजर आए। मार्च करते कांग्रेसी, पुलिस से भिड़ते कांग्रेसी, थाने में कांग्रेसी। वो कांग्रेस जो कभी सड़क पर जल्दी दिखती नहीं। आज मुद्दा था राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय में पेशी का, और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे वक्त में जब तमाम मुद्दों को लेकर जनता विपक्ष का मुंह ताक रही है, तब कांग्रेसी अपने नेता की लड़ाई लड़ने के लिए ही सड़क पर उतरे हैं। तभी तो बीजेपी तंज कर रही है कि कांग्रेस का हाथ परिवार के साथ। न नेताओं को बाहर निकलने दिया जा रहा था, न कार्यकर्ताओं को अंदर आने दिया जा रहा था। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इस परिवार ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए। उस परिवार के ऊपर इस प्रकार का ईडी का नोटिस देना बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात है।
मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। दिल्ली की सड़कों पर हंगामा है क्यों बरपा? सालों बाद दिखा कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ ऐसा हल्ला बोल। राहुल गांधी अपने एसी दफ्तरों घरों से निकलकर इस चुभने वाली गर्मी में पसीना बहाते कांग्रेस के दिग्गज, पुलिस के सामने डट कर खड़े कांग्रेस के सिपाही, न गिरफ्तारी की चिंता न लाठियों की। कांग्रेस के हर नेता को तारीख याद थी 13 जून। तभी तो अपने अपने राज्यों से हर कदम कूच कर गया दिल्ली की ओर। जो बच गए वो अपने अपने शहरों में जम गए। विपक्ष ऐसा ही होना चाहिए, सरकार से बिना डरे बिना झुके तन कर खड़े रहने वाला, जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने वाला। तो क्या ये प्रदर्शन बढ़ती सांप्रदायिकता पर था? जवाब है नहीं। क्या ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के खिलाफ था? जवाब है नहीं। क्या कांग्रेस का ये प्रदर्शन बढ़ती बेरोजगारी पर था? जवाब है नहीं। जबकि बेरोजगारी का आलम क्या है, ये असदुद्दीन ओवैसी से सुनिए। पूछो भाजपा से 60 लाख नौकरियां दोगे नहीं दोगे हमको? 60 लाख नौकरियों का क्या होगा? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं देश के प्रधानमंत्री, तो वरुण गांधी को अपनी पार्टी से निकाल के बताओ मैं जो झूठ कहा उसने। भला इन मुद्दों के लिए अपनी आरामगाह छोड़कर कांग्रेस नेता कब बाहर आते हैं? वो तो बाहर तब आते हैं जब गांधी परिवार पर संकट आता है। 13 जून की तारीख को प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी से सवाल जवाब करने के लिए मुकर्रर किया था। बस अपने नेता का यही दर्द कांग्रेसी नेताओं के बाहर आने की वजह बन गया। हम तो गांधीवादी शांति प्रिय तरीके से पैदल ही जा रहे हैं। क्या मोदी जी को इस देश में पैदल चलने वालों से भी ऐतराज है? हम जाना चाहते थे, वो भी एज ए जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी। राहुल गांधी जी हमारा नेता है, उन नेता को साथ हम जाना चाहते हैं। इसमें क्या इसमें हानि क्या होते हैं सरकार को, मुझे पता नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल से ईडी ने पूछताछ की, लेकिन उससे पहले हुआ कांग्रेस का पॉलिटिकल और इमोशनल ड्रामा। यूं तो राहुल को बस कुछ सवालों के जवाब देने थे, लेकिन चंद किलोमीटर दूर ईडी दफ्तर तक जाने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को इकट्ठा किया गया। पुष्पा स्टाइल पोस्टर लगाए गए। राहुल पूरे लाभ लश्कर के साथ ईडी दफ्तर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने खड़ी थी पुलिस। जिसने भी आगे जाने की कोशिश की वो थाने पहुंच गया। हरीश रावत, अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल सब हिरासत में लिए गए। थाने के बाहर धूप में कांग्रेसी हंगामा करते दिखे तो थाने के अंदर नेता पसीना पोंछते नजर आए। तो देखा आपने राहुल गांधी के समर्थन में कैसे तमाम कांग्रेसी आ गए। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि राहुल के साथ नाइंसाफी हो रही है। उधर जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है उन्हें भी लगता है कि नाइंसाफी हो रही है। तो बुलडोजर पर क्या है राजनीति, वो जरा देखिए। माफियाओं के घर बुलडोजर, दंगाइयों के घर बुलडोजर, और पत्थर चलाने वालों के घर पर भी बुलडोजर। यूपी में जहां भी विरोध होता है वहां मुंह बाया बुलडोजर पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि बुलडोजर न हो गया बाहुबली हो गया। रास्ते में जो आए
ढाह दो, गिरा दो, रौंद दो, मिट्टी में मिला दो। प्रयागराज में जो पत्थरबाजी हुई, उसके मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर भी रविवार को प्रशासन का यही बुलडोजर चला। इमारत खाक में मिला दी गई। अच्छी बात है, कोई दंगाई है, बलवाई है तो कड़ाई से निपट गए। लेकिन सवाल ये कि किसी के घर पर बुलडोजर लेकर चढ़ जाने की इजाजत प्रशासन को किसने दी? कानून की किस किताब में ऐसा लिखा है कि सीधा घर ही गिरा दो? इसी सवाल पर विपक्षी यूपी के प्रशासन को घेर रहे हैं। अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा, ये कौन सा इंसाफ है? हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को। ओवैसी नेता है, इसीलिए मिर्च मसाला लगाकर बोलने की आदत है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी बात बेबुनियाद है और जवाब कार्रवाई करने वाले स्थानीय प्रशासन को देना चाहिए कि आखिर उसे किसी के घर में कमी तभी क्यों नजर आती है जब उसका नाम पुलिस की लिस्ट में आता है। कैसे महज कुछ घंटों में ही प्रशासन नोटिस भी जारी कर देता है, कार्रवाई भी हो जाती है। क्या किसी एक को सबक सिखाने के लिए पूरे परिवार को ही सड़क पर लाना ठीक है? जावेद के घर को ही देख लीजिए, प्रशासन ने गिरा तो दिया, अब परिवार आरोप लगा रहा है कि प्रॉपर्टी उसकी पत्नी फातिमा के नाम पर थी, जिस पर एक रात पहले ही नोटिस चिपकाया गया और बिना मोहलत के सुबह तोड़ भी दिया गया। इस मामले में भी विकास प्राधिकरण के द्वारा जो अवैध निर्माण है जावेद पंप का, इनका जो अवैध निर्माण था उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई करते हुए उसका डेमोलिशन किया है। एक्ट के द्वारा ये सारे अधिकार प्राधिकरण को है, उस एक्ट में गिराना कोई पहली प्राथमिकता नहीं है। उसमें पहले यह है कि कंपाउंडिंग कर दीजिए, उन पर जुर्माना लगाइए, हर्जाना वसूलिए, उनका मैप सैंक्शन करके उनसे उसका पूरा पैसा ले लीजिए। दूसरा है कि कोई आपको लग रहा है कि एंटी सोशल एक्टिविटी, एंटी लॉफुल एक्टिविटी का ये सेंटर है तो आप उसको सील कर दीजिए। प्रयागराज प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में करीब 2.25 लाख मकान आते हैं। इनमें से करीब 40,000 ऐसे हैं जिनके नक्शे पास ही नहीं है। 60% मकान ऐसे हैं जिन्होंने नक्शे से अलग मकान बनाए हुए हैं। तो क्या अब प्रयागराज प्राधिकरण वैसे ही सारे मकानों को तोड़ेगा जैसा कि जावेद का तोड़ा गया? शायद नहीं। इसी वजह से विपक्ष के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार के मंत्री ऐसा नहीं मानते। जो लोग बुलडोजर पर बवंडर कर रहे हैं वही लोग जो है वो बलवाइयों पर सरेंडर करते दिखाई पड़ते हैं। और जो कार्रवाई हो रही है कास्ट, कम्युनिटी, क्लास देखकर नहीं, करतूत देखकर हो रही है। जो गलत है उसे गलत बोला ही जाना चाहिए और प्रयागराज हिंसा का आरोपी जावेद भी गलत था या नहीं, यह फैसला अदालत को करना है। इसीलिए इंसाफ के नाम पर किसी के दरवाजे पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाना भी ठीक नहीं है। दंगाइयों पर लगाम लगाने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। मैंने सवाल पूछा था कि अगले जुमे भी विरोध प्रदर्शन की बात क्यों की जा रही है। आपने एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर जो जवाब दिया उसमें सबसे ज्यादा 59% लोग मानते हैं कि माहौल बिगाड़ने के लिए यह बात हो रही है, जबकि 21% लोग मानते हैं कि राजनीति चमकाने के लिए यह सब हो रहा है और 20% लोग मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के सम्मान के लिए यह हो रहा है। तो इंडिया चाहता है मैं आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।